मैं हूँ आईजीएस। आज हम करने वाले हैं न्यूटन इन फिजिक्स का पेपर सॉल्व। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं न्यूटन इन के पेपर में जो मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि ये हमारे पास पेपर है और इसमें कुल 25 क्वेश्चंस हैं। उन 25 क्वेश्चंस में से 20 जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है, यानी कि वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब 20 न्यूमेरिकल्स को एक ही वीडियो में जो है वो रखना या एक ही वीडियो में सॉल्व करना, तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है जो कि फिर मोबाइल पर लोड करती है। तो इसीलिए जो है वो मैंने ये किया कि 10 क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में और 10 क्वेश्चन जो है वो आगे आने वाली वीडियो में, जो जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उससे 2 दिन बाद जो है वो अगली इस नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो शेयर हो जाएगा। ठीक है भाई, न्यूटन इनका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी बता दूं भाई, ये वीडियो जो है वो बेसिकली जो भी बनाती हूँ मैं वो आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ, क्लास 11 के लिए बनाती हूँ। तो इस वीडियो को जब आप देखा करें और इससे आपको काफी फायदा हुआ करे, यानी आपको बात समझ में आया करे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें जो कि आपकी क्लासमेट्स हैं, यानी कि आप ही के क्लास 11 के एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उन तक भी पहुंच जाए और वो भी जो है वो इन सोल्यूशन से फायदा उठा सके। ठीक है भाई, और एक और नेक्स्ट आखिरी बात कि हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल सेंटर न्यूटन इन, अगर आपकी तैयारी अभी नहीं है और आप परेशान है यार फिजिक्स का क्या करें, तो प्रैक्टिकल सेंटर और न्यूटन इन का पेपर जो है वो आप पूरा रट कर जाएं। यकीन करें इंशाल्लाह जब आप पेपर करके बाहर निकलेंगे तो बहुत एक्साइटेड होंगे कि यार मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया, ये क्या हो गया, मैंने तो उम्मीद भी नहीं लगाई थी। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि जो है वो इन 2 पेपर से काफी चीजें जो है वो हमारे पास लगती हैं। तो चलिए आप देर किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी गिवन दैट। ए हमारे पास दिया हुआ है, इन्होंने डेटा साथ साथ बना लेते हैं और ये सवाल प्रैक्टिकल सेंटर में भी था, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है, हमारे पास डेटा में ए जो इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2i, ठीक है भाई, -9j प्लस 8k। ठीक है, और बी हमें दिया हुआ है, ये वेक्टर है 3i के बाद प्लस 3j -k। ठीक है भाई, ये मेरे पास वैल्यूज है किसकी, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या देते हैं कि ए प्लेन यानी कि जो कि परपेंडिकुलर हो किसके, बी के। ठीक है, यही समझ लें कि हम बोले यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड बी किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर सी के। इस यानी कि इसको सी कहते हैं। और ये कैसे मालूम करते हैं भाई, ये हमारे पास मालूम करते हैं सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी बार। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि ना मेरे पास ये है ना मेरे पास ये है, तो इसको मालूम करने का तरीका हमारे पास क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। और इसको मालूम करने का तरीका हमारे पास क्या है कि जब आप ये मालूम कर लेंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंटर में भी आया था, वैल्यूज डिफरेंट है सिर्फ। तो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं, पहले मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ये और फिर ये, 3 स्टेप पर ये सवाल मुश्तमिल होगा। ठीक है, स्टेप 1 सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है भाई, अब एक ए मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास किसके बराबर होता है, अगर आपको बताओ हम क्या करेंगे, आई जे के, इनकी वैल्यूज को एक ही जगह पर ले लेंगे। आई की वैल्यू यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 2 3, ये -9 है, ये +3 है, ये +8 है, ये -1 है। इतनी बात समझ में आई? अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, आई माइनस जे, ठीक है, प्लस के, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है आई माइनस जे प्लस के। अब ये किस तरीके से निकलेगा हमारे पास, आई की वैल्यू क्या होती है, जे और के की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर उतार रही हूँ मैं कि हमारे पास यही चीज करूंगी, ये मल्टीप्लाई बाय बी, हमारे पास क्या होगा, आई की वैल्यू है जे और के। जे मेरे पास है -9 3, ये हो गया 8 -1, ठीक है, ये आई हो गया। ठीक है, माइनस, अब जे की वैल्यू देखते हैं, जे की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 3, क्योंकि इसमें आई और के की वैल्यू लिखेंगे, 2 3 8 -1 ये जे की वैल्यू हो गई, प्लस के की वैल्यू में आई और जे की वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगी मेरे पास 2 3 -9 और 3। ठीक है, ये के की वैल्यू हो गई। अच्छा, इसके आगे किस तरीके से सॉल्व होगा ये भी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे और आपस में माइनस होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये किस तरीके से होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू, सबसे पहले 9 1 जा, और दोनों ही माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 9। ठीक है, -3 8 जा 24। ठीक है भाई, ये आई हो गया, माइनस अब करते हैं 2 1 जा 2, और ये माइनस में है तो ये -2। ठीक है, और माइनस उसका लगाएंगे जो कि फॉर्मूले का है, 3 8 जा, ये भी 24 हो गया, ये जे की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद आते हैं के की वैल्यू पर, 2 3 जा 6, ठीक है, माइनस, और इत्तेफाक से 3 9 जा हमारे पास होता है 27, -27 आएगा, ये -27 और फॉर्मूले में भी माइनस है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस बन जाएगा, तो ये +27 के हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसे अगला सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास अगले किस तरीके से सॉल्व होगा। तो भाई ये हो जाएगा 9 में से जब 24 जाएंगे हमारे पास तो बचेगा -15, साइन बड़े की आती है। ठीक है, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 -24, तो ये दोनों आपस में मिलकर हमारे पास बनाएंगे -26,
और बाहर भी माइनस ही है, तो -26 जब इसके साथ मिलेगा ये प्लस में हो जाएगा, तो +26j प्लस ये मेरे पास हो जाएगा 27 और 6 33, ठीक है 33k। तो ये मेरे पास समझे हमारे पास जो है वो क्या आ गया, a मल्टीप्लाई बाय b यानी कि c वेक्टर आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या था मेरे पास, अगला स्टेप मेरे पास है कि मुझे जो है वो स्टेप 2 मुझे मालूम करना है सी बार, जो कि मालूम होता है किससे, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करने के लिए एक्स ये वाई ये जेड, ठीक है, तो इसको अब मैं क्या करूंगी, -15 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब मैं स्क्वायर करके इनकी वैल्यूज जरा निकालती हूँ कैलकुलेटर से, क्या आ रही है मेरे पास। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास जो है जब मैंने 15 का स्क्वायर निकाला तो 225 आ रहा था, 26 का स्क्वायर निकाला 676 आ रहा था, 33 का निकाला तो 1089 आ रहा था। हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, ठीक है। स्टेप 3 में हमने क्या करना था, इसकी वैल्यू यहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ। अच्छा यहाँ पर ये और सिंपल अगर जाएगा तो पॉइंट्स में आएगा, तो हम पॉइंट्स में नहीं लिखते इसको, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मुझे सी यूनिट लिखना है, जो कि किसके बराबर होता है, सी यूनिट बराबर होता है सी वेक्टर के, और जो है वो सी इसके। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, -15i प्लस 26j प्लस 33k, ठीक है। और नीचे रख देते हैं हम 1990। अब हमने क्या करना है, वैसे ये आंसर आ गया सिंपल, और सिंपल तो नहीं हो सकता ये, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं -15 1990i प्लस 26j 1990j प्लस 33 1990k, ठीक है भाई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी गिवन दैट ए हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने 8i प्लस 5j प्लस 2k, ठीक है, दोनों ही प्लस में वैल्यू है, जबकि बी दिया हुआ है हमें 4i 2j माइनस 7k, ठीक है भाई। हमें क्या मालूम करना है, हमें इसका एंगल मालूम करना है, ठीक है भाई। कर लेते हैं एंगल मालूम, क्या मुश्किल बात है। एंगल मालूम करने का तरीका क्या होगा ये तो मुझे पता ही नहीं, ठीक है। फॉर्मूला याद है, चलिए फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था वो ये था कि भाई a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, आपने भी पढ़ा ही होगा जब फिजिक्स पढ़ी है तो, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास क्या है, अगर इस cos थीटा को मैं यही रखूं, ठीक है, cos थीटा को अकेला छोड़ देते हैं, तो a डॉट b के नीचे मेरे पास आ जाएगा ये b, सही है भी। और ये जो a b होता है ये बेसिकली मैं आपको बता दूं ये होता है, सही है, ये बात समझ में आई। इसको यूं ले लें, यानी कि ये फॉर्मूला यूं ले लें, या जो है वो इस तरह लग लें, तो ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा है। अच्छा यहाँ पर a डॉट बी कैसे मालूम किया जाए, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि a डॉट बी मालूम करने का तरीका है, a की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कराना है b की वैल्यू के साथ, ठीक है। और आपको पता है a कैसे मालूम होगा, a की वैल्यू का क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी ए जेड स्क्वायर, ठीक है। यही b का भी होगा कि b एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है भाई। इतनी समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, a डॉट बी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कर दिएगा ऊपर कि भाई हमारा फर्स्ट स्टेप है a डॉट बी बराबर है किसके, a और b के। a क्या है मेरे पास 8i प्लस 5j प्लस 2k, ठीक है भाई। और ये डॉट आ गया यहाँ पर, और इसके बाद क्या है 4i प्लस 2j माइनस 7k, ठीक है। i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 8 16 24 32 32, ठीक है। और यहाँ पर i डॉट आई हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस 5 2 जा 10 10 j डॉट j प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 2 7 जा 14 14 के बाद k डॉट k हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यूज को देखते हैं। 32 प्लस 10 माइनस 14, 32 प्लस 10 हमारे पास होगा 42, और 42 में से हमारे पास जब 14 निकलेगा तो हमारे पास बचेगा 28। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं i डॉट आई बराबर होता है j डॉट जे के, और ये बराबर होता है k डॉट k के, और ये सब 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे i j के तो चले गए, ये 28 आ गया, कौन सा, a डॉट b, ठीक है। अब मुझे क्या मालूम करना है, अब मुझे मालूम करना है ये a की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 8, क्योंकि ये मेरा x है, ये y, ये z, ठीक है। 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप अपने पास और मैं अपने पास इसको सॉल्व करती हूँ कि ये मेरे पास स्क्वायर निकालने के बाद क्या आएगा, टोटल क्या निकलेगा, और इसको तो हम पूरा ही लेंगे, यानी भले डेसिमल में भी अगर हमारे पास आंसर आ रहा है तो डेसिमल में भी कर देंगे, ठीक है। मैं इसके जो है वो आंसर सॉल्व कर फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
ठीक है भाई, जब मैंने इनके स्क्वायर्स निकाले तो ये मेरे पास इनके स्क्वायर्स आ गए, 8 का स्क्वायर 64, 25 4, ये प्लस हो गया 93 आया और इसका ये निकल रहा है 9.6। चलिए अब बी का करके देखते हैं, हमारे पास बी का क्या है। बी इज इक्वल टू हमारे पास वही चीज होगी, बी की सारी वैल्यू लिखी जाएंगी। 4 का स्क्वायर निकलेगा भाई प्लस 2 का स्क्वायर निकलेगा प्लस -7 का स्क्वायर निकलेगा। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर तो मेरे पास जो है वो 4 4 16 होता है, 16, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये तो वैसे चले जाएगा, 7 7 49 होता है। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। 16 4 20, 40 20, ये मेरे पास हो जाएंगे 60, 69 बन रही है मेरे पास। और सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 8.3। ठीक है भाई, अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, ये वाला। ठीक है, तो अब करते हैं हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 28, और ए और बी मेरे पास क्या आया है, ए मेरे पास है 9.6, ये मेरे पास है 8.3। जरा आप इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मेरे पास क्या आंसर बन रहा है। तो जी मेरे पास जो आंसर बन रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 79.68। ठीक है भाई, अब क्या है मेरे पास कि मैं इनको सॉल्व करती हूँ कि मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 28 को डिवाइड करती हूँ इसके साथ, आंसर आ रहा है भाई 0.3514। अब ये cos थीटा यहाँ पर है, तो जब ये cos इस तरफ जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा, थीटा अलग cos इनवर्स क्या है 0.3514। cos इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल कर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बन रही है। पास बन रही है 69.45, जिसको मैं राउंड ऑफ में लूंगी 69 डिग्री। इस तरह करके मेरे पास थीटा निकल आएगा। फॉर्मूला याद हो तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जिसने रेस्ट से स्टार्ट किया, ठीक है भाई, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो रेस्ट में थी, वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगी। moves with constant acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर, यानी कि S5 हमारे पास आ गया 36 मीटर, यानी कि अपने 5वें सेकंड में इसने क्या किया है, 36 मीटर का जो है वो कवर किया है। अब आपने बताना ये है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। टोटल डिस्टेंस क्या है उसका, और सेकेंडली जो है वो हमें वेलोसिटी भी मालूम करनी है, यानी एक तरीके से हमारे पास वीएफ भी मालूम करना है और हमें उसका टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है भाई, अब देखिए हमारे पास क्या है कि अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, आपने न्यूटन्स की वो मोशन वाली इक्वेशंस पढ़ी होंगी, इसमें वही अप्लाई होंगी। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास आती है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, पहले तो इससे हम क्या निकालते हैं, अपना टोटल जो है वो अपने वो निकाल लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस को यही रखेंगे और रखने के बाद अपनी सारी वैल्यूज को जो है वो बाकी जगह पर रख देंगे, यानी कि बी आई मेरे पास है 0, 5 सेकंड की बात कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर क्या होगा मेरे पास 1/2, ए क्या है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय टी क्या था मेरे पास, टी मेरे पास है 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करके 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 1 2, अच्छा ये 2 से 2 को भी करवा देती हूँ साथ साथ ही, तो ये मेरे पास 5 का स्क्वायर 25 बचेगा, तो एस मेरे पास हो गया 25 मीटर। ठीक है भाई, एस तो निकल आया। अब क्या मालूम करना है, वीएफ। वीएफ के लिए हम दो चीजें, या तो आप नॉर्मल वाली यूज कर लें वीएफ वी आई प्लस ए टी, ये वाली, या तो आप ये वाली यूज कर लें, दोनों से आंसर तो सेम ही निकलेगा जो हमारे पास है। जो आपको आसान लग रही है आप वो कर लें, मैं इससे निकाल कर देखती हूँ, इससे आप खुद निकालेंगे और निकाल कर जो है वो बताएंगे कि हमारे पास आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो हमारे पास बेसिकली वी एफ किसके बराबर है, वी आई। वी आई तो 0 है, 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, वी एफ इज इक्वल टू 2 5 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू से आप निकाल कर देखें क्या आपका आंसर जो है वो 10 मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, डेफिनेटली आएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत आसान था, छोटा भी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारे पास वही है जो पीसी में था, बिल्कुल पीसी जैसे ही है, वही वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है उसका मास है 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम का मतलब ये m1 लेंगे बुलेट को। ठीक है, हम इसको जो है वो क्या करेंगे, 10 को डिवाइड कराएंगे 1000 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.01 kg, किलोग्राम में लेना है। ठीक है, और वो क्या किया गया है, फायर्ड इन अ 5 kg वुडन। अब यहाँ पर जो ब्लॉक है वुडन ब्लॉक वो 5 kg का है। ठीक है भाई, अब ये कह रहे हैं बाय लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग अप पेंडुलम ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ बुलेट, और इसकी जो है वो हाइट रेस कर गई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे हम मीटर में
और मीटर में चेंज करेंगे 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये पेंडुलम है, वुडन ब्लॉक है, ये हमारे पास जो है वो क्या चीज है, ये मेरे पास बुलेट है। ठीक है। पहली इन मोमेंटम कॉलिजन किसका हुआ, इन दोनों का, तो कॉलिजन होने से पहले की वेलोसिटी और कॉलिजन होने के बाद की वेलोसिटी। कॉलिजन होने से पहले की वेलोसिटी यानी कि जो फायर की वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो मालूम करनी है। ठीक है। और जब तक कॉलिजन नहीं हुआ था ये तो ठहरा हुआ था, लटका हुआ है अभी, तो इसकी वेलोसिटी हुई 0। अब क्या हुआ, जैसे ही गोली इस पे लगी, गोली इधर ही अटक गई जाके, क्योंकि ब्लॉक के अंदर जाके घुस जाती है। प्रैक्टिकल सेंटर में भी ये बात पूरी मैंने समझाई थी। तो बेसिकली अब जब ये थोड़ा सा राइज किया, तो अब ये जो वेलोसिटी है ये बाद की वेलोसिटी है, और बाद की वेलोसिटी का मतलब ये है कि जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इस फायर की वेलोसिटी होगी, यानी कि मेरा v1 और v2 एक ही होगा, जिसको मैं कांस्टेंट v ले लूंगी बस। ठीक है। तो ये मेरी एक ही वेलोसिटी है। अब हुआ ये कि अब ये बोल रहे हैं कि एक तो आपने बताना और ये बताना है कि वेलोसिटी जो है वो इनिशियल क्या थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे दो चीजें नहीं मालूम, ये तो मालूम करनी है, ये भी नहीं मालूम, और इसको मालूम करने के लिए मैं यूज करूंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो अगर आपको पता हो कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है एक चीज ऊपर जा रही है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस और गेन हो रहा है। ठीक है। तो उसके थ्रू हम इसको निकालेंगे गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh। दोनों तरफ से मेरे पास क्या कर जाएंगे, m कर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 v² इज इक्वल टू gh। इससे तो सबसे पहले मैं अपनी वेलोसिटी निकालेंगे, फिर लॉ ऑफ मोमेंटम लगाएंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो पहले चलिए वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है। v² यही रखती हूँ, ये 2 यहाँ चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा, नीचे का 2 लिखते नहीं है, 2gh हो जाएगा ये। ठीक है। v² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब जरा मैं इसे सॉल्व करती हूँ, मेरे पास क्या आंसर बन रहा है, आंसर बन रहा है 1.96। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ इधर है, तो इसका मतलब मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और जैसे मैं स्क्वायर रूट लूंगी दोनों तरफ, तो ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 1.96। देख लेते हैं मेरे पास v की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर v की वैल्यू आ रही है 1.4। ठीक है भाई, मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू आ गई। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो मेरे पास था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 और v1 2 तो है नहीं, v यही है, प्लस m2 v2। अब वैल्यूज रखते हैं, m1 क्या है 0.01 और u1 मुझे मालूम करना है, प्लस ये कितना है 5 और ये है 0 इज इक्वल टू ये है 0.01 और v की वैल्यू है 1.4 प्लस इसकी वैल्यू है मेरे पास कितनी m2 5 और इसकी वैल्यू आ गई 1.4। ठीक है भाई, 0.01 u1 इज इक्वल टू, अब जरा मैं इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालती हूँ क्या आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ देख लें कि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया 0.01 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.014, और जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ रहा है 7। इन दोनों को प्लस किया तो 7.014 आ रहा है, और यहाँ का 0.01 मेरे पास क्या चला जाएगा, बेसिकली नीचे चला जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 7.701.4। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली हमारे पास चौथा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्रोजेक्टाइल इज फिक्स्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक जो है वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, वो फेंका गया है तकरीबन जो है वो किस वेलोसिटी से, एक वेलोसिटी इन्होंने बताई है, और वो वेलोसिटी हमारे पास बताई है 25 मीटर पर सेकेंड। साथ में डेटा भी बनाते रहते हैं, 25 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं हैज अ ग्राउंड लेवल टारगेट ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है। रेंज हमें 1 किलोमीटर की दी हुई है, यानी कि जहां से फेंका गया है वहां से लेके जहां वो गिरा है, वो जितना रास्ता है वो 1 किलोमीटर का है, यानी उसकी रेंज जो है वो हमारे पास 1 किलोमीटर है। फाइंड द पॉसिबल एंगल एंड फाइंड मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट। एक तो आप पॉसिबल एंगल बताएं, क्या पॉसिबल एंगल हो सकता है इसका। ठीक है। और दूसरी बात आप ये बताएं कि इसका मिनिमम टाइम क्या हो सकता है। देखिए, मैं दोनों को ही फॉर्मूले लिख दूं कि हम कहाँ से जो है वो थीटा मालूम करेंगे और कहाँ से टी मालूम करेंगे। देखिए भाई, रेंज वाले फॉर्मूले से, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आ गया v² sin 2 थीटा इज इक्वल डिवाइडेड बाय जी, इससे थीटा मालूम कर लेंगे हम। ठीक है। आर और टी से जो है वो टाइम मालूम करेंगे, जो कि आपको पता है मिनिमम टाइम का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ यूं। तो बगैर देर किए बस सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमारे पास किस तरीके से होगा। ठीक है। सोल्यूशन पहले निकालते हैं थीटा, फिर निकालते हैं हमारे पास आगे की वैल्यू। आर मेरे पास कितना है भाई 1 इज इक्वल टू हमारे पास v कितना है 25 का स्क्वायर निकलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है मेरे पास साइन 2 थीटा, इसको यूं ही रख देते हैं। g मेरे पास क्या है 9.8। अब क्या करते हैं, जरा 25 का निकाल के देखते हैं मेरे पास स्क्वायर क्या निकल रहा है, 625 साइन 2 थीटा 9.8।
अच्छा अब मैं क्या करती हूँ 9.8 को यहाँ लेके जाती हूँ, 625 को भी यहाँ लेके आती हूँ, साइन 2 थीटा को अकेले ही छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 9.8, क्योंकि 9.8 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर है तो यहाँ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा 625 और ये साइन 2 थीटा यहीं पर ही रख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस 9.8 को डिवाइड कराते हैं 625 से, देखते हैं हमारा आंसर क्या बन रहा है। 0.01568 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इस साइन को इधर लेके जाऊंगी, साइन इनवर्स हो जाएगा। चलिए 2 थीटा को यहाँ करते हैं, साइन इनवर्स हो गया, ये साइन इनवर्स 0.1568। अब जरा साइन इनवर्स की वैल्यू में देख लेती हूँ मेरे पास क्या आ रही है, 0.8984। ठीक है, अब थीटा को यहाँ रखते हैं, इस 0.8984 को डिवाइड कराते हैं 2 के साथ और देखते हैं कि मेरा थीटा क्या आ रहा है। मेरे थीटे का आंसर आ रहा है 0.44। ठीक है, अब हम जल्दी से टी की वैल्यू देखते हैं। टी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 2v0। v0 कितना था भाई, 25। ठीक है, साइन के बाद 0.44 डिवाइडेड बाय 9.8, टी इज इक्वल टू 50। साइन 0.44 देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, वो आने के बाद 9.8 से हम इसको डिवाइड कराएंगे। तो भाई ये मेरे पास वैल्यू आ रही है किसकी, साइन 0.44 की। अब जरा इसको सॉल्व करके पूरा देख लेते हैं कि मेरे पास मेन आंसर क्या आ रहा है। 0.0391 ये मेरे पास जो है वो बेसिकली क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। टार्जन स्विंग ऑन अ वाइन ऑफ लेंथ 4 मीटर। ठीक है भाई, हमारे पास टार्जन है, एक वाइन पर बेसिकली जो है वो लटका हुआ है। ठीक है, तो अब वो उसकी जो वाइन की लेंथ है वो 4 मीटर है। सही है भाई, एंगल है हमारे पास 20 का, ये भी सही है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि व्हेन वाइन मेक एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द वर्टिकल टार्जन हैज अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड इसकी है, हाइट इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ पर जो है वो 9.8 भी होगा, क्योंकि देखो ग्रेविटी असर कर रही है, यानी कि वो लटका पड़ा हुआ है, तो लाजमी सी बात है एक चीज लटकी पड़ी हुई है तो वो नीचे अगर उसका हाथ छूटेगा, ठीक है, तो वो हवा में नहीं उड़ेगा, नीचे ही गिरेगा। तो हमारे पास जो है वो ये इस तरीके का फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूले के बाद हमें क्या करना होता है, बेसिकली इस तरीके डेटा बन गया, हमें फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सेंटर का एक स्टेप ज्यादा है बस इसमें, क्योंकि हमें जो है वो इसमें मालूम क्या करना है, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और हमारे पास नेट रिजल्टेंट जिसे हम कहते हैं वो एक्सेलरेशन, जिसे हम ए से ही शो करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिख दूं कि हमारे पास ए सी मालूम होता है v स्क्वायर अपॉन आर, आराम से कर सकते हैं आप खुद। ए टी किस तरह होता है, जी साइन थीटा। ठीक है भाई, और ए किसके बराबर होता है हमारे पास, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, दोनों चीजें निकलेंगी। चले पहले ये निकालते हैं, ए सी वेलोसिटी कितनी है भाई 5 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा आर, हमारे पास बेसिकली यही लिया जाएगा, ये जो हमारे पास लेंथ है इसकी, तो ये 4 हो गया। ठीक है, 5 5 25, 25 अपॉन 4, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, देख लेते हैं, 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, आप टेंजेंशियल देखते हैं, टेंजेंशियल कितनी है, क्योंकि मैं इसे थोड़ा फास्ट लेके चल रही हूँ, पीसी का आया हुआ है और इसकी वैल्यूज भी सेम ही है पीसी वाली। तो ए टी इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, जी 9.8। ठीक है, साइन हमारे पास जो है वो क्या, एंगल क्या है 20, साइन 20 देख लेते हैं हमारे पास क्या निकल रहा है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.342। ठीक है, ए टी हमारे पास निकल कर आ जाएगा ये 3.35। ठीक है भाई, ये भी निकल गया। अब मुझे नेट जो है वो निकालना है, उसको मैं निकाल लेती हूँ कि हमारे पास क्या आएगा। ये मेरे पास आ रहा है 6.25, इसका स्क्वायर होगा, प्लस में जाएगा 3.35, इसका स्क्वायर होगा। अब जरा मैं इसको सॉल्व करके देखती हूँ मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। टोटल पास आंसर आया 7.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है भाई, ये हमारे पास तीनों की वैल्यू निकल गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो पीसी से ही रिलेटेड है, वैल्यूज डिफरेंट है बिल्कुल, जो है वो हमारे पास वही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ इन दोनों पेपर की जो है वो तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अब बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम, ठीक है भाई, मास हमें बता दिया 3 kg। अब ये कह रहे हैं इज मूविंग इन अ सर्कल एट एन इंस्टेंट, इट्स कोऑर्डिनेट आर 4 5 मीटर। ठीक है भाई, यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इन्होंने जो वैल्यू दी है वो 4 और 5 दी है, 4 और 5 इसकी पोजीशन है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो ये कोऑर्डिनेट करेगा यहाँ पर 4 5। ठीक है भाई, अब ये बेसिकली सर्कुलर में घूम रहा है, और अभी जब घूमते घूमते ये इस पोजीशन पर आया है, तो इन्होंने कहा है इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, वो इसकी वेलोसिटी है 4i प्लस 5j। ठीक है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम, एल मालूम करना है भाई इसका। ठीक है, हो जाएगा, क्या मुश्किल बात है एल मालूम करने में, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला एल इज इक्वल टू एम बी आर। अब आर कहाँ है, आर तो मुझे पता ही नहीं, आर बेसिकली उसकी पोजीशन है। ठीक है, आर इज इक्वल टू पोजीशन, ठीक है, जो कि हम लेंगे एक्स आई प्लस वाई
जे। तो एक्स आई, आई क्या होगा ये 4, 4i प्लस 5j। ठीक है भाई, अब हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या होगा, एम वी आर, एम को रखते हैं यहाँ जो कि 3 है, 3 के बाद वी और आर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, आई जे के ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। आई क्या है, इसका आई है 4, इसका भी आई है 4, 4 4, इसका ये 5 है, इसका भी 5 है, 5 5 0 0। ठीक है, अब क्या करना है हमने, एल इज इक्वल टू 3 को इधर ही रखेंगे। हमारे पास जो है वो आई की वैल्यू निकालते हैं। आई मेरे पास क्या होगा देखा जाए तो जे और के की वैल्यू। ठीक है, 5 सॉरी अगर देखा जाए 5 5 0 0 आई माइनस, अब जे की वैल्यू आई और के 4 4 0 0 जे प्लस के की वैल्यू देखते हैं 4 4 5 5, ये के की वैल्यू हो गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, आपस में माइनस भी होंगे। ठीक है, आई को करते हैं यहाँ पर एल इज इक्वल टू 3 को इधर ही रखते हैं। सबसे पहले आई 5 0 से 0 0 माइनस 0 ही होगा, यहाँ माइनस लगाते हैं। 4 0 से 0 0 4 का 0 वही चीज होगी, 0 माइनस 0 ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे करते हैं प्लस के की वैल्यू देखते हैं 4 5 जा 20 20 माइनस 4 5 जा 20 5 4 जा 20, क्योंकि ये आपस में माइनस होते हैं। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्या होगा कि ये वैल्यू आपस में टकरा गई 3, अब हर जगह से 0 0 0 0 बन रहा है, क्योंकि ये भी हमारे पास 4 5 की वैल्यू आ रही है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी 0 ही बनेंगी, तो यहाँ पर आ रहा है 0 और 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 भाई, इनका कोई मोमेंटम होगा ही नहीं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कोई नहीं होगा। तो बस सिर्फ और सिर्फ आपने फॉर्मूले को देखना है कि फॉर्मूला क्या है, उसके बाद सब कुछ आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास सेम एसपीसी वाले ही है, लेकिन फिर भी चले मैं आपको करा देती हूँ, इसलिए करा दूँ ताकि एक ही वीडियो में आप सब चीजें देख लें। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आर एम हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि सवाल दिया हुआ था रेडियस ऑफ मून इज 27%। ठीक है, रेडियस ऑफ मून 27% ऑफ आर ई, 27% आर ई। इस 27% को मैं नॉर्मल पे लेकर आऊंगी तो मेरे पास ये बन जाएगा 0.27 आर ई। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं एंड इट्स मास इज 1.2% द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, कितना दिया है भाई 1.2%, 1.2% मास ऑफ द अर्थ। 1.2 को परसेंटेज से हटाऊंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा 0.12 एम ई। ठीक है, जीएम मालूम करना है मुझे। ठीक है, कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून मालूम करना है। ठीक है भाई, कर लेंगे, क्या मुश्किल बात। ठीक है, जीई का बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला अगर आपको याद हो, जी एम ई आर ई स्क्वायर, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का क्या होगा हमारे पास जी, बस अब की बार मास जो है वो मून का होगा और रेडियस भी जो है वो मून का होगा। सही है, इतनी बात समझ में आई। अब हम इनमें वैल्यूज रख देते हैं इसकी, कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, इसमें क्या मुश्किल बात है। हम करते हैं जी एम इज इक्वल टू, जी की तो कोई वैल्यू नहीं है, एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 0.12 एम ई। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको जरा मैं ब्रैकेट में कर रही हूँ ताकि अलग रहे। हमारे पास है रेडियस कितना 0.27 आर ई और वो भी इसका स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर को खोलती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बनती है, 0.27 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या बन रहा है जी 0.12 एम ई और ये देखती हूँ मैं 0.072। ठीक है भाई, अच्छा 0.012 होगा, इसको जरा सही कर दिएगा क्योंकि 1.2 का जब हम निकालते हैं 100 तो 2 डिजिट जो है वो आगे जाएगा। 2 डिजिट आगे जाने का मतलब ये है कि 1 और 2, तो ये हो जाएगा 0.0 जो है वो 12, 0.012 एम। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे देखते हैं। क्या करना है, नंबर को अलग करती हूँ, 0.012 डिवाइडेड बाय 0.072। ठीक है, जी एम ई अपॉन ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये जी के बराबर है। ठीक है, तो जी एम इज इक्वल टू ये मेरे पास 0.012 डिवाइडेड बाय 0.072 जी ई। ठीक है, और जी एम इज इक्वल टू 0.012, यहाँ तो इसे सॉल्व कर लें फौरन के फौरन, मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब जरा मेन इसका आंसर निकाल के देख लेते हैं कि हमारा पूरा सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है। ये आंसर आ रहा है 1.613 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, कि हमारे पास 9 क्वेश्चन कौन सा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी काफी आसान है। फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ अबव द अर्थ सरफेस। कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बस सिर्फ इतना कहा है कि जितना अर्थ का रेडियस होता है ना उतनी ही हाइट पर जो है वो अगर एक बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बनेगा, यानी कि हाइट हमें दी हुई कितनी, जो कि अर्थ का रेडियस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, जाहिर सी बात है पूरा साल जो है वो आपने पढ़ा है, तो हमारे पास नॉर्मली तौर पर अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला अगर यहाँ पर लिखूं
तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ हमारे पास अर्थ की जो एक्सेलरेशन होता है वो आपने पढ़ा है, क्या होता है, g इज इक्वल टू एम ई अपॉन रेडियस स्क्वायर, ऐसे ही पढ़ा है आपने, ठीक है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर वो हाइट पर हो तो हमारे पास क्या होगा, तो वो बराबर होता है हमारे पास g इज इक्वल टू जी एम ई आर ई प्लस एच स्क्वायर, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। h की जगह पर वो लिखते हैं जो हमें डेटा में गिवन है। h हमें बोला है रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो h की जगह पर अगर मैं लिख दूं कि आर ई प्लस आर ई का स्क्वायर, क्योंकि h किसके बराबर है, आर ई के, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास g इज इक्वल टू, क्योंकि g e के बराबर होता है ना, ठीक है। और ये मुझे हाइट पर मालूम करना है कि हाइट पर कितना है, तो ये चीज हो जाएगा मेरे पास g एम ई 2re स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी एम ई 2 टू द 4 4re स्क्वायर। अभी 4 को साइड में करते हैं, 4 के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 ले लेंगे, तो जी एच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 जी एम ई आर ई स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है भाई, इसके बराबर है। तो इसकी जगह पर अगर मैं ले लूं जी एच इज इक्वल टू 1/4 जी ई 1/4, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे हमारे पास जो है वो ये जो ग्रेविटेशनल वैल्यू है ये कम होती चली जाएगी। तो अब ये बेसिकली हमारे पास क्या आंसर निकलेगा, ये आप लोग जो है वो इसकी 9.8 की वैल्यू डाल के इसे सॉल्व करके जो है वो जीएच की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो चले अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी हमारे पास पीसी से रिलेटेड है, ठीक है, वैल्यूज डिफरेंट है बस। अब वाटर पंप लिफ्टेड वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, पानी को उठा रहा है एक पंप 5 मीटर की बुलंदी पर एट अ रेट ऑफ 4 किलोग्राम पर मिनट। अब किलोग्राम तो दिया है, मिनट दिया उसके साथ, तो हाइट मेरे पास कितनी है भाई 5 मीटर, और ये है मेरे पास 4 किलोग्राम पर मिनट, ठीक है। अब हमें पावर मालूम करनी है बस। अच्छा यहाँ पर जो है वो, अच्छा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पावर मालूम करते हैं। और पावर मालूम करने का तरीका मेरे पास क्या होता है भाई, पावर मालूम करने का तरीका होता है P इज इक्वल टू mgh, मास चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और मास चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ मास, क्योंकि मास तो ये दिया हुआ है ना, मास ऑफ, एक सेकेंड, मास इन किलोग्राम पर सेकेंड, तो मेरे पास क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 60। अब ये देखते हैं मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 0.066, अब ये हो गया किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है भाई। अब जरा P E इज इक्वल टू mgh में वैल्यू रखते हैं इनकी। m क्या है मेरे पास 0.066, ये g की वैल्यू आपको पता है हमारे पास 9.8 ही होती है, 9.8, और h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं मेरे पास मेरा आंसर क्या आ रहा है इसका 3.234 जूल पर सेकेंड, और आपको पता है कि जूल पर सेकेंड मेरे पास किसके बराबर होता है, इसको मैं 3.234 वॉट भी बोल सकती हूँ। अच्छा यहाँ पर एक और बात भी बता दूं कि 1 HP बराबर होता है 746 वॉट के, तो अगर मैं इस वैल्यू को 3.234 को डिवाइड करा दूं 746 को, तो मेरे पास जो है वो पावर आ जाएगी, और वो भी पावर क्या आएगी, HP में आएगी, ठीक है भाई। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है 4.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 HP। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। तो आई होप कि ये 10 सवाल आपको समझ में आएंगे, समझ में आने से अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। थैंक यू।